नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। जो महत्वपूर्ण विषय उन सभी विषयों पर आप लोगों के सामने बातचीत को रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत आज की इस करंट अफेयर्स की। जैसा कि आपको मालूम है 9/2/2022 के करंट अफेयर्स के विषयों पर हम लोग बातचीत आपके सामने करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो रास्तों को ध्यान में रखते हुए कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी तलाश करते हैं। और कहते हैं कि अच्छे इंसानों की तो खुदा को भी तलाश रहती है, वो भी इस धराधाम पर ज्यादा दिन उनको रहने नहीं देता है। तो आप सभी मित्र अपने आप का फैसला करते हुए जीवन में लगातार इस पथ पर बढ़ते रहें। तो मन से हारेगा वही इंसान अंत जाकर हारेगा, लेकिन मन से जो नहीं हारेगा, दृढ़ विश्वास रखेगा, वो जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक निराशा भरा माहौल वर्तमान में बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको धैर्य बनाकर रखना होगा और एक दिन जीत आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। अर्जुन, प्रदीप, गौड़, बीके राजा, रीना, अर्जुन, सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आपके सामने आज का पहला सवाल मेरे मित्रों जो आया है वो जरा देखिएगा क्या है। सवाल जो है वो ये है कि अक्षय ऊर्जा पर आधारित आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन वर्चुअली 7 और 8 फरवरी को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? गाय नहीं है, गया है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया यह है आपको बताना है। वर्चुअली रूप से इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उच्च स्तरीय सम्मेलन है अक्षय ऊर्जा पर। अक्षय ऊर्जा आप लोग जानते हैं, हम लोग जिसको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से, किससे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है उसे हम अक्षय ऊर्जा, अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो, जिसको हम उत्पादित कर सकते हैं लगातार, वो अक्षय ऊर्जा है। इस पर भारत और आसियान के मध्य, ये भारत और आसियान के मध्य उच्च स्तरीय जो सम्मेलन है इसका वर्चुअली आयोजन 7 से 8 फरवरी को किया गया। 7 से 8 फरवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया मेरे मित्रों। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, या ए व बी दोनों द्वारा। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है कि ए व बी दोनों द्वारा इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां पर विदेश मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो मूल रूप से दोनों सवालों के उत्तर आपके इस क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। सम्मेलन किसको लेकर है? अक्षय ऊर्जा को लेकर है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वो जरूर इसमें शामिल होगा। और एक आसियान जो है वैश्विक स्तर, या फिर एक ऐसा कह दीजिएगा एक अलग अलग देशों का पटल है, तो अलग अलग देशों के साथ विचार विमर्श करने का, उनके साथ संबंध स्थापित करने का जो मंत्रालय काम करता है उसका नाम है विदेश मंत्रालय। ठीक है, इन सब को लेकर के यह पहल शुरू की गई है। तो ए व बी इसके द्वारा दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? आसियान की। ये आसियान जो सम्मेलन है मेरे मित्रों, इस आसियान के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश में आप लोग जानते ASEAN, इसको आप लोग लिखते हो। इसकी स्थापना को लेकर अगर हम बात करें तो 8 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1967 का वर्ष आपको ध्यान रखना है। इसमें मूल रूप से पहले 5 सदस्य हुआ करते थे मूल रूप से। इसमें कौन कौन सा था? इंडोनेशिया, क्या था? इंडोनेशिया इसमें मूल रूप से था। इसके अलावा थाईलैंड था, इसके अलावा इसमें फिलीपींस है, प्लस सिंगापुर है, सिंगापुर के अलावा मेरे मित्रों इसमें मलेशिया है, मलेशिया। ये 5 देश शुरुआती दौर में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे में इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और अभी इसमें वियतनाम जैसा देश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिर इसमें म्यांमार है, इसके अलावा ब्रुनेई है, ब्रुनेई के जंगलों में था,
जो आपकी इंडोनेशिया, इसने अपनी नई राजधानी बनाई, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा लाओस है, ये सब देश भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। तो आसियान में ये सारे देश जो हैं इसके 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और आसियान का जो सचिवालय है, आसियान का क्या है, सचिवालय, ये सचिवालय कहां है जरूर ध्यान रखना। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। लेकिन यहां पर अब जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से, यानी जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी जो है वो बुरनेई के जंगलों में जो है वो बनाने का क्या किया है, फैसला किया। यहां पर ये अपनी नई राजधानी स्थापित करें। लेकिन आसियान का सचिवालय कहां है अगर ये पूछा जाए तो यहां ध्यान रखना जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसे महासचिव कहा जाता है, और महासचिव का जो कार्यकाल होता है मेरे मित्रों वो 2 वर्ष का इसके अंतर्गत होता है। इस आसियान में भारत और चीन जो है ना, भारत और क्या है, चीन। आसियान में भारत और चीन जो है पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। क्या है, पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। संवाद सहयोगी, सहयोगी जो है वो देश इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। तो आसियान के संदर्भ में ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। प्लस इस सम्मेलन में जो आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है, इस सम्मेलन की जो थीम है वो एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए अनुभव और नवाचार है। एकीकृत, 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 इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए, नवीकरणीय, नवीकरणीय बाजार के लिए, नवीकरणीय बाजार के लिए अनुभव एवं नवाचार, अनुभव एवं क्या है, नवाचार, ये इस बार की इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि गैर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब ऊर्जाएं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी हुई है। थीम इसके एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए अनुभव एवं नवाचार है। भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इसका क्या किया गया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखना। एकीकृत नवीकरणीय ये स्रोत है। यहाँ पर इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का क्या है, सचिवालय है, जिसका महासचिव प्रमुख होता है, 2 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था आसियान का, तो ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये किया गया था बाली में। और बाली वो नहीं है रामायण वाला बाली, ये बाली में कहा किया गया था, इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है। चलिए ये रहा अगला सवाल। बहुत ही अच्छे सवाल हैं आज के पूरी क्लास में जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4,600 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। ये मूल रूप से 2016 से लेकर के 2020 के लिए इस योजना को शुरू किया गया था मेरे मित्रों, लेकिन उस समय इसका नाम सिर्फ संपदा योजना था। क्या था, संपदा योजना था इसका नाम। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका नाम कर दिया। PMKSY इसका नाम जो है वो अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर ये कर दिया। लेकिन मूल रूप से यह योजना 2016 से 2020 के लिए शुरू की गई थी और मई 2017 जो है, इस मई 2017 में इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। कब से, मई 2017 से वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। लेकिन किस अवधि के लिए, 2016 से 17 की अवधि तक के लिए इसे शुरू किया गया था मई 2017 में, और 6,000 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च करने का फैसला किया था। यही वो योजना है जिसके द्वारा यह कहा जा रहा था कि 2022 तक जो है वो किसान की आय क्या कर देंगे, किसान की आय को दोगुना करने का, आय को दोगुना करने का जो सपना दिखाया था केंद्र सरकार ने, वो यही योजना है कि 2022 तक किसानों की योजना क्या कर दी जाएगी, किसानों की आय जो है वो दोगुना कर दी जाएगी।
तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मूल रूप से पहले 6,000 करोड़ रुपए की राशि से शुरू किया गया था। अभी 4,600 करोड़ रुपए इसमें और दे दिए सरकार ने। कितने? 4,600 करोड़ रुपए सरकार ने और दे दिया है। और सरकार ने कहा है कि अब इसको कब तक के लिए आगे हम जारी रखेंगे, फरवरी 23 तक, मार्च 25 तक, मार्च 26 तक या मार्च 24 तक, कब तक सरकार इसको जारी रखने वाली है, यह आपको बताना है। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब जो है वो मार्च 26 है। क्या है? मार्च 2026 तक अब सरकार इसको शुरू रखेगी, यानी मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक जो है वो सरकार इस योजना को क्या करने वाली है, इसको जारी रखने वाली है। तो इतनी बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। दोबारा सुन लीजिएगा, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत ये योजना आती है। इस मंत्रालय का मूल काम है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाए। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आलू पैदा होता है और फिर वो बाजार में आता है तो उसकी वैल्यू जो है वो मान लो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाकर अगर पूरा आलू जो है वो हम सब्जी के रूप में बाजार में नहीं उतार रहे हैं, उसी आलू को आगे लंबे समय तक यूज लेना है और उसकी कीमत को बढ़ाना है, तो उसकी चिप्स बनाते हैं और भी सामग्रियां उसकी बनाई जा सकती है। जैसे आजकल का जो घी आता है वो भी आलू से तैयार किया जा रहा है। मार्केट में मिलने वाला जो नकली घी है वो भी किससे तैयार होता है, वो भी इसी आलू से तैयार होता है। तो इस प्रकार उसकी वैल्यू एडिशन कैसे की जा सकती है, इसके बारे में सोचने का काम जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब जरूर ध्यान रखना, मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। ये इतनी बातें आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 7 फरवरी 2022 को मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया है। मेरे मित्रों, मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है सब कुछ मैंने इस सवाल में ही लिख दिया है, आपको बस एक छोटी सी जानकारी याद रखनी है। ये मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण अभियान है। क्या है? टीकाकरण अभियान है। कई बार तो सीधे परीक्षाओं में इतना आया है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? एक तो है टीकाकरण से, एक ध्यान रखना बैंकिंग सेक्टर जो है ना, बैंकिंग, इस बैंकिंग सेक्टर से भी इसका क्या है, संबंध है। लेकिन इस बैंकिंग सेक्टर में आने वाला मिशन इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष, उसमें 1.2 ये 2.0 ये सब नहीं है, वो सब अकेला ही मिशन इंद्रधनुष है। बल्कि मिशन इंद्रधनुष 4.0, 2.0, 3.0 ये सारे के सारे जो हैं वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मांडविया हैं। कौन है? मन को सुख देने वाले हैं मांडविया साहब है, मांडविया, ये इस मंत्रालय के। इसके अलावा इनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं क्या है, उर्वरक मंत्रालय भी इनके पास है। मेरे मित्रों ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य है किस उम्र तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। ये टीकाकरण किसको होता है? एक तो छोटे बच्चों को, ठीक है, बच्चों को, और एक है गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिला जो है, इन महिलाओं के लिए ही ये अभियान मूल रूप से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। मेरे मित्रों, बच्चों और महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं को टीकाकरण लगाने के लिए ये अभियान दिसंबर 2004 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। दिसंबर 2004 में क्या किया गया था? दिसंबर 2004 में इस मिशन को शुरू किया गया था। और आज तक 10 चरणों में, 10 विभिन्न चरणों में, 10 चरणों में इस अभियान को आज तक स्टार्ट किया जा चुका है। यानी दिसंबर 2004 से इसे क्या किया गया था, मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो आप कह दीजिएगा 2000 के बाद में शुरू हुआ, लेकिन 2004 दिसंबर का दिन आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस मेरे मित्रों 10 चरणों में लगभग 701 जिले जो हैं, इन 701 जिलों में इसे क्या किया जा चुका है, अब तक 701 जिलों को शामिल किया जा चुका है। 701 जिलों को इसमें क्या किया जा चुका है, शुरू किया जा चुका है। मूल रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है वो असामयिक मृत्यु से बचाने के लिए, छोटी मोटी होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए ऐसा सब किया गया है। अब जरा देखिएगा, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि किस उम्र तक के बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं की उम्र नहीं बतानी है,
सिर्फ बच्चों की उम्र बतानी है कि किस उम्र तक के बच्चों को यह टीकाकरण अभियान जो है वो किया जाता है। तो देखिएगा, पहला है 1 वर्ष, फिर है 2 वर्ष, फिर है 3 वर्ष और फिर है क्या 5 वर्ष। किस उम्र तक के बच्चों के लिए है? अब तक 3.86 करोड़ बच्चों को लगाया जा चुका है और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को भी लगाया जा चुका है। 3.86 करोड़ बच्चों को और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को अब तक इसके तहत टीकाकरण किया जा चुका है। प्लस बच्चों में 3.86 करोड़ जो बच्चे हैं, इन बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के तहत टीका लगाया जा चुका है। लेकिन अभी ये जो है वो 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना ही मिशन इंद्रधनुष का क्या है, एकमात्र उद्देश्य है। ये आपको देखना है। दोबारा बताता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 7 फरवरी 2022 को मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया। सीधा परीक्षा में सवाल आएगा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया के द्वारा शुरू किया गया इंद्रधनुष 4.0 किस दिनांक से शुरू हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 7 फरवरी 2022 से शुरू हुआ। और ये आपकी समझने के लिए है सवाल कि भैया ये किस उम्र तक के बच्चों को, लिखने में अगर कहीं आए तो ध्यान रखना 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। ये दिसंबर 2004 में शुरू हुआ। 10 विभिन्न चरणों के तहत इसमें 701 जिलों में अब तक इस अभियान को चलाया जा चुका है। अब तक इसमें 3.86 करोड़ बच्चों को टीकाकरण किया जा चुका है और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को भी यह टीका लगाया जा चुका है। ये आपको देखना है बस। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखो। यह है 7 फरवरी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती जो है वो मनाई गई। इनके संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। पढ़िए भैया, जाकिर हुसैन साहब के बारे में सत्य कथन इनमें से आपको पढ़ना है और फिर आपको इसमें से जवाब देना है। जरा पढ़ लो। पहला कथन आपके सामने लिखा है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बात एकदम सही है, जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो तीसरे राष्ट्रपति भारत के रहे हैं। ठीक है जी, तीसरे राष्ट्रपति भारत के जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने जो 2 नंबर पॉइंट है, वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी बात एकदम सही है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इसके बाद है इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ। ये बात भी सही है। ठीक है। और इसके बाद अगला जो है यहां पर है 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल एवं 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। 1967 में भारत रत्न से नवाजे गए। या ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। तो आप इनमें से बताइएगा कौन सा कथन आपका इनमें सत्य है। तो आपको पता होगा, ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते निधन हो गया, ऐसे में जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली का नाम आता है। तो इनका निधन जो है वो तो हुआ था 8 फरवरी, जन्म जो हुआ वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद, वर्तमान का जो आपका तेलंगाना है, वर्तमान का क्या है तेलंगाना, और किसी जमाने का जो है वो क्या है आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी के दिन, इसीलिए 8 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई। और ये ध्यान रखना है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए निधन हुआ। पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ, निधन हुआ। ऐसे 2 राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली दोनों हैं। क्या है, जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली जो है, इन दोनों का पद पर रहते हुए क्या हुआ था, निधन हुआ था। और प्रधानमंत्री अगर पूछे कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद पर रहते हुए हुआ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का पद पर रहते हुए, इंदिरा गांधी का पद पर रहते हुए निधन हुआ। और अगर उपराष्ट्रपति पर पूछे कि भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि कृष्णकांत जो है ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ, निधन हुआ। और ऐसे भारत के 2 आदमी बताओ जो निर्विरोध चुने गए, यानी एक तो राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। तो भारत के एक राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी साहब जो निर्विरोध चुने गए, और एक उपराष्ट्रपति है डॉक्टर राधाकृष्णन, वो भी क्या चुने गए थे, निर्विरोध रूप से चुने गए थे। उसके बाद है 1957 से 1962 तक बिहार के आप राज्यपाल रहे। 1962 से 1967
तक आप भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। इसका मतलब एक सवाल आपका और भी आ गया, उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति बनने वाले ये वाले व्यक्ति जाकिर हुसैन साहब थे। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा राधा कृष्णन का नाम आपने सुना होगा, राधा कृष्णन, ये भी पहले भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे और बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी बात सही है। 1963 में भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया था, नवाजा गया था, ये भी सही है। इसका मतलब इसके सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। एक ऑप्शन इसमें एफ भी मैंने लिखा है, जिसमें यह लिखा है कि सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मूल उद्देश्य यही है कि आपको जाकिर हुसैन साहब के बारे में सारी जानकारियां पता चल जाए। जाकिर हुसैन साहब की 8 तारीख को जयंती मनाई गई, तीसरे भारत के राष्ट्रपति थे। 8 फरवरी 1897 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। प्लस इसके साथ साथ बिहार के राज्यपाल भी रहे और भारत के पहले बाद में उपराष्ट्रपति, यानी पहले यहाँ राज्यपाल, उसके बाद में उपराष्ट्रपति और बाद में आप राष्ट्रपति बने। और पद पर रहते हुए ही आपका क्या हुआ था, निधन हुआ था, ये ध्यान रखना। और हैदराबाद के बारे में आपने अभी अभी पढ़ाई होगा, श्री रामानुजाचार्य, रोज रोज मैं बात करता हूं, श्री रामानुजाचार्य जो है इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि राजस्थान के सिरोही के पत्थर से क्या की गई है, तैयार की गई। उसमें धातु का भी प्रयोग किया गया है। राजस्थान के सिरोही के पत्थरों को तराश कर उस प्रतिमा को क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। अगला सवाल है बी आर चोपड़ा के टीवी सीरियल, ये भी बात आपको कल मैंने आपके सामने भेज दी है। बी आर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता खिलाड़ी जिनका निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। यानी पहले ये खिलाड़ी थे, इन्होंने कई मेडल्स प्राप्त किए, इसके बाद वो अभिनेता बने। और बी आर चोपड़ा की एक प्रसिद्ध रामायण है, सॉरी महाभारत है, उस महाभारत में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। महाभारत जो सीरियल आता था महाभारत, उस महाभारत सीरियल में भीम की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। भीम की भूमिका निभाने वाले क्या सुनील ग्रोवर थे, प्रवीण कुमार सोबती थे, सिद्धार्थ शुक्ला थे या पुनीत राजकुमार थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनको असामयिक जो है वो आजकल देखिए हार्ट अटैक जो है, हृदय घात, ये और एक है कैंसर, ये 2 बीमारियां जो है आजकल युवा अवस्था में ही लोगों को आ रही है। सबसे ज्यादा कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि आज का जो युवा है वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहा है। यानी 50 से कम उम्र, 40 तक की उम्र के जो युवा हैं उन सब युवाओं में इस प्रकार की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी हार्ट अटैक का जो कारण है वो सबसे ज्यादा होता जा रहा है। प्रवीण कुमार सोबती, यानी हालांकि ये लंबी उम्र थी इनकी, उसके बावजूद इनका निधन हुआ है। लेकिन ये जो है सुनील ग्रोवर साहब है, सिद्धार्थ शुक्ला है, पुनीत राजकुमार, इन सबको हार्ट अटैक आया। पिछले दिनों आपने सुनील ग्रोवर का नाम सुना होगा, ठीक है। गुलाटी का नाम सुना है, गुलाटी की भूमिका में आते हैं सुनील ग्रोवर साहब। तो ये सब जो है वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो आज के युवाओं के लिए मैंने कई डॉक्टर से ये सुना है कि भैया एक तो खान पान में सुधार करिए और एक दूसरा वॉकिंग। और मैंने जैसा कि कहा था कि प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस देश का युवा स्वस्थ रहे, इसके लिए खेलो इंडिया मूवमेंट है, इसके अलावा अनेक पहल चल रही है। तो सुबह कम से कम जल्दी उठकर आप अपने स्वास्थ्य को 1-1.5 घंटा दीजिए। इससे आप एक तो आपकी असामयिक जो घर वालों को होने वाली मृत्यु की परेशानी किसी की वो नहीं होगी, यानी उम्र का जो पड़ाव है उसका नुकसान नहीं होगा। प्लस दूसरा आपका चिकित्सा पर होने वाला जो खर्च है, परिवार का चिकित्सा पर होने वाला खर्च भी क्या होगा, कम होगा। वरना हकीकत यह है कि नकली दवाओं का मार्केट बहुत बड़ा है और हम जो दवाएं खा रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, नकली है। तो व्यक्ति बीमारी से मरे या न मरे, इन नकली दवाओं के सेवन से जरूर मर जाएगा। इन सब को ध्यान रखना। हाँ, सुनील ग्रोवर साहब की क्या हुई थी, हार्ट की सर्जरी हुई थी, जो गुलाटी में आपने नाटक देखा होगा। प्रवीण कुमार सोबती इसका सही जवाब है। प्रवीण कुमार सोबती इसका क्या है, सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो जरा देखिएगा क्या है हमारा, यहां पर है बैडमिंटन के ओडिशा ओपन का खिताब जीतने वाली 14 वर्ष की उन्नति हुडा का संबंध जो है वो भारत के किस राज्य से है, यह आपको बताना है। भारत के किस राज्य से इनका संबंध है। बैडमिंटन के ओडिशा ओपन खिताब जीतने वाली उन्नति हुड्डा जो है, इस उन्नति हुड्डा का संबंध किस से है, ठीक है, जो कि सुपर 100 का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन चुकी है। तो आपको पता ही होगा बैडमिंटन जो है
इस बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में सबसे युवा यानी सुपर 100 जो है, इस सुपर 100 का खिताब जीतने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी है, उसका नाम है उन्नति हुड्डा। तो ये 14 वर्ष की उम्र की है और ओडिशा ओपन में अभी हाल ही में इसने ओडिशा ओपन का खिताब जीता है, सबसे युवा है। तो बैडमिंटन से संबंधित है खेल का अगर पूछा जाए तो, लेकिन राज्य का पूछा जाए तो आपको बताना है क्या पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से, इसमें से कौन सा राज्य है जिससे इनका संबंध है। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो है हरियाणा। हरियाणा से संबंधित है कौन? देखिए दो खिलाड़ियों के नाम आजकल खूब चर्चा में आ रहे हैं, एक तो है नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। जितने पुरस्कार इनको मिल रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई पुरस्कार आपको इनके संदर्भ में याद करना पड़ेगा। पद्म श्री पुरस्कार से अभी नवाजा गया है, सेना में परम विशिष्ट मेडल जो है उससे भी इन्हें क्या किया गया है? नवाजा गया है। प्लस इसके अलावा भाला फेंक दिवस है, इनके नाम पर जो स्टेडियम बनाया गया है वो सब जानते हैं, भाला फेंक से संबंधित ये रखने वाले हैं। और अभी अभी आपको पता होगा ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है, ठीक है, लॉरेंस ब्रेक थ्रू अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है। तो इन्हीं इसी राज्य से संबंधित है, हरियाणा से ही कौन है? उन्नति हुड्डा है। क्या है? उन्नति हुड्डा है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है उन्नति हुड्डा का संबंध किस राज्य से है या किस खेल से है। तो खेल पूछे तो बैडमिंटन से संबंधित है, राज्य पूछे तो हरियाणा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा होगा। पंजाब में अभी चुनाव चल रहे हैं, इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्य, मणिपुर, इन राज्यों के चुनाव होते ही फिर बारी किसकी है? राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, ये सब जो राज्य हैं वो आगामी श्रृंखलाओं में फिर सामने आएंगे। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट सवाल, सचिंद्र नाथ सान्याल की 80वीं पुण्यतिथि 7 फरवरी को मनाई गई, इनके संदर्भ में सत्य कथन बताइए क्या होगा। देखिए सचिंद्र सान्याल इस देश के एक बहादुर जो है वो देशभक्त रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो है, भगत सिंह, इन दोनों के गुरु, भगत सिंह के गुरु कौन रहे हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल रहे हैं, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो बंदी जीवन है, इन्होंने जेल में लिखी है, एकदम सही है। 1925 के काकोरी कांड की जो घटना हुई, उस घटना के समय गिरफ्तार कर इन्हें सेल्यूलर जेल जो है अंडमान निकोबार, जहां काला पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेजों के समय में, अंडमान और निकोबार में जो जेल है अंडमान निकोबार की, कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल। अभी इनकी पुण्यतिथि पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं उन्होंने क्या किया? इस सेल्यूलर जेल का दौरा अभी किया है, ठीक है। इसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर इन्होंने इस सेल्यूलर जो जेल है इसका दौरा करके आए हैं गृह मंत्री। काकोरी कांड की घटना के समय ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था के संस्थापक थे। पहले ये संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसी का नाम HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। पहले सिर्फ इतना ही था, HRA इसका नाम था। पहले क्या था? HRA नाम था, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था। बाद में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो इसका नाम कर दिया गया था। तो आपसे पूछा इसमें सत्य कथन क्या है, तो सभी कथन आपके क्या हैं? इसमें सत्य हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सचिंद्र नाथ सान्याल की अभी 7 तारीख जो है, इस 7 फरवरी को पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के गुरु रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो बंदी जीवन, कई बार परीक्षाओं में इतना ही आ चुका है, बंदी जीवन जो है इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ध्यान रखना। 1925 में काकोरी कांड की जो घटना हुई थी उस समय इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान में स्थित सेल्यूलर जेल में इनको भेज दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था के संस्थापक में इनका नाम है और बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? HSRA कर दिया गया था। तो फिरोज शाह कोटला मैदान आप लोगों को याद होगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वहां पर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो 7 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि आती है, तो इसका मतलब है सचिंद्र नाथ सान्याल के संदर्भ में ये सभी कथन क्या हैं? आपके सत्य हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली प्रसिद्ध मैगजीन जो है वो विजडन है, विल्डन नहीं है, विजडन पत्रिका है। क्या ये? विजडन पत्रिका है। इस विजडन ने भारत की सर्वकालिक वनडे एकादश का चयन किया है, ठीक है, जिसका कप्तान किसे घोषित किया गया, जिसका कप्तान किसे घोषित किया गया है यह आपको बताना है।
देखिए विजडन क्रिकेट जो है, इस पत्रिका को विजडन पत्रिका जो है, इस विजडन पत्रिका को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। क्रिकेट का बाइबिल। जिस प्रकार बाइबिल को पवित्र मानते हैं इस धर्म को मानने वाले लोग, ठीक है, उसी प्रकार यहां पर विजडन पत्रिका को क्रिकेटर जो हैं वो अपना बहुत ही अच्छी इसको पत्रिका को मानते हैं। सर्वकालिक वनडे एकादश का चयन किया गया जिसका कप्तान इनमें से किसे घोषित किया है? तो इस विजडन पत्रिका ने कहा भारत की आज तक की सर्वश्रेष्ठ टीम बना रहे जितने खिलाड़ी हुए उन सबका चुनाव करके हम क्या कर रहे हैं, आज तक भारत के जितने खिलाड़ी हुए उन सबका चयन करके एक टीम हम बना रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ऐसे हम एक टीम बना रहे हैं। उस टीम का कैप्टन इसमें से किसे बनाया गया है आपको ये बताना है। और फिर रैंकिंग भी दी गई है कि इस रैंक के आधार पर ये खिलाड़ी हम शामिल कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें कपिल देव जो है इनको कप्तान बनाया गया है। कपिल देव को क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया है, ध्यान ये रखना है, कपिल देव को कप्तान। इसमें श्रेणी भी दी गई है, सबसे अच्छा कैप्टन जो है वो कपिल देव, उसके बाद 2 नंबर पर MS धोनी, उसके बाद 3 नंबर पर सौरव गांगुली और उसके बाद 4 नंबर पर क्या है, विराट कोहली को स्थान दी गई है। यानी ऐसे एक सीक्वेंस भी इनकी बताई गई है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कपिल देव उस टीम का हिस्सा है जब भारत ने सबसे पहले विश्व कप जीता था 1983 में। और इस 1983 के वर्ल्ड कप में आपको पता होगा लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का भी नाम आपने सुना होगा। और सुनील गावस्कर के बारे में कल मैंने एक किस्सा ये भी सुना था कि सुनील गावस्कर जो है, सुनील गावस्कर ये पाकिस्तान पर खेलने गए हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां के कलाकारों से उनकी मुलाकात करा रहे थे। तो एक बार इनकी मुलाकात जो है वहां की पाकिस्तान की एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है नूर जहां। क्या नाम था? प्रसिद्ध पाकिस्तान की गायक कलाकार थी जिसका नाम था नूर जहां। तो सुनील गावस्कर का उसने परिचय करवाया तो कहा कि ये लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर है, भारत से क्रिकेटर है। तो नूर जहां ने कहा मैं इनको नहीं जानती हूँ मैं इनको नहीं जानती हूँ। बाद में उनके प्रधानमंत्री ने नूर जहां का परिचय करवाया सुनील गावस्कर से। उन्हें कहा कि ये मोहतरमा हमारे मुल्क की सबसे अच्छी गायकार है जिनका नाम है नूर जहां। तो फिर बाद में सुनील गावस्कर ने उनसे कहा कि मैं किसी नूरजहां को नहीं जानते, हम तो सिर्फ लता जी को जानते हैं। हम तो किसको जानते हैं? लता जी को जानते हैं। यानी हम सिर्फ लता मंगेशकर को जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। तो ये आपस में उसी भाषा में इन्होंने जवाब दिया। तो इसका सही जवाब आपको है कपिल देव, याद करना है। महेंद्र सिंह धोनी 2 नंबर पर, सौरव गांगुली 3rd नंबर पर और विराट कोहली शामिल है। इसमें युवराज सिंह को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके अलावा कई क्रिकेटर जो है इसमें जगह उनको मिली है, लेकिन आपको सिर्फ कप्तान का नाम याद रखना है। कपिल देव को इसकी कप्तानी सौंपी गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? आप ये बताइए जरा, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत पहला स्टेशन कहां बनाया गया। देखिए हाई स्पीड जो ट्रेन है, जो सपना दिखाया गया है उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार सरकार प्रयास करी है। हाई स्पीड जो रेल परियोजना है, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसका पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबंध राजस्थान से मूल रूप से है, आपको पता ये बात। लेकिन उड़ीसा के बिजू जनता दल की तरफ से ये राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान में। देश की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में, कहां से? मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में पहला प्रोजेक्ट इसका बन रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में क्या किया जा रहा है? इसका नया जो रूट है ये बनकर तैयार हो रहा है। इस रूट में अहमदाबाद को जरूर ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद जो है वो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। एक तो आपका अहमदाबाद है और एक आपका क्या है? गांधीनगर है, ये दोनों। लेकिन एक शहर है जिसका नाम है डीसा। डीसा शहर जो है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। ये दोनों नदियों में से एक नदी आपकी उदयपुर जो है, इस उदयपुर से निकलती है, और एक नदी है जो राजस्थान के सिरोही जिले से क्या करती है? निकलती है। लेकिन दोनों का जो जल है वो कहां जाता है? वो गुजरात जाता है। तो ये हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत पहला स्टेशन कहां बनाया जा रहा है?
और यह स्टेशन जो है राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने, अभी आपको पता है बजट सत्र चल रहा है, तो इस बजट सत्र में जो है एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में हमारे अश्विनी वैष्णव साहब ने जवाब दिया कि इसका काम हम 2024 तक, यानी किसका, इस पहले स्टेशन का काम, फर्स्ट स्टेशन जो बन रहा है इसका, इस फर्स्ट स्टेशन का काम हम 2024 तक क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेशन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कहां बनेगा, अब सवाल यह है। अहमदाबाद नहीं साहब, अहमदाबाद और मुंबई तो ये दोनों स्टेशनों के बीच चलेगी, मुंबई में भी नहीं बनेगा, गांधीनगर में भी नहीं बनेगा, पहला स्टेशन बनेगा इसका सूरत में। कहां बनेगा, सूरत में। सूरत और अहमदाबाद ये जो दोनों शहर हैं ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब सूरत है। पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा, तो इसका पहला स्टेशन जो है वो आपके सूरत शहर में बनाया जाएगा। और किस हाई स्पीड जो ट्रेन परियोजना है, रेल परियोजना है, इस हाई स्पीड जो रेल परियोजना है इसका पहला स्टेशन सूरत में 2024 तक बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये बात अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। एनसीईआरटी का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। एम जगदीश कुमार को यूजीसी की जिम्मेदारी दी गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी, शांति श्री धूलीपड़ी, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित जो है ना, पंडित, इनको क्या बनाया गया, अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, जेएनयू दिल्ली जो है उसका कुलपति बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पद पर आने वाली ये प्रथम महिला है, क्या है, प्रथम महिला जो है वो इस पद पर पहुंचने वाली है, ये भी हमें ध्यान रखना है। संजीव सान्याल जो है वो प्रधान आर्थिक सलाहकार है, क्या है, प्रधान आर्थिक, संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक, संजीव नाम है उनका, प्रधान आर्थिक सलाहकार जो है इनकी भूमिका में सलाहकार संजीव। इसके अलावा बच गया एक ही ऑप्शन, दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसका नया निदेशक जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग सब जानते हैं वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है वो किस पर आधारित है, एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए दिनेश कुमार सकलानी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। जगदीश कुमार यूजीसी के, और शांति श्री धूलीपड़ी जो है वो जेएनयू की प्रथम महिला जो है वो इस पद पर पहुंचने वाली, कुलपति के पद पर, यानी यहां पर क्या बनाया गया, इसको कुलपति बनाया गया है। कुलपति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसका बनाया गया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो राजस्थान से जुड़ा हुआ पहला सवाल है। अरे भाई दो ही ऑप्शन कैसे, दो में से जवाब दे देना। चलो, जैसलमेर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर टीबा स्थिरीकरण और तकनीकी के तहत काजरी ने कौन सी घास लगाई है। देखिए भैया हमारा जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान की सीमा जो है, राजस्थान क्या पाकिस्तान के साथ हमारी जो भी सीमा लगती है उसकी रखवाली करने का काम, और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसकी रखवाली करने का काम बीएसएफ का है। ठीक है, पंकज कुमार जो है या प्रवीण कुमार सिंह जो है वो इसके क्या है, हेड है। यहाँ पर जैसलमेर जो क्षेत्र है, इस जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ दो नए इनोवेशन काम कर। पहला इनोवेशन तो ये किया गया है मेरे मित्रों, यहाँ पर आपके जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर बीटिंग जो रिट्रीट है, बीटिंग रिट्रीट, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पंजाब जो है, वहां पंजाब में जिस प्रकार का आयोजन होता है ठीक उसी प्रकार का आयोजन बीएसएफ के द्वारा जैसलमेर में किया जाएगा। इसके लिए बड़ा जो ग्राउंड है वो भी बनकर तैयार हो रहा है। कल अगर आपने सुनी होगी न्यूज तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है, और ऐसा टावर भी लगाया जा रहा है जहां से आप पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छे से देख सकते हो, यानी पाकिस्तान का नजारा भी वहां से एकदम साफ देखा जा सकता है, ऐसा टावर। और इसमें हजारों जो है दर्शकों की बैठने की व्यवस्था जो है वो जोर शोर से उसका कार्य चल रहा है। अभी ये बॉर्डर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद बीएसएफ को दूसरी समस्या क्या आती है, राजस्थान का जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, धोरोरी धरती है, ये तो क्या है, धोरोरी धरती है भाई। धोरों की धरती में क्या होते हैं कि जब तेज हवाएं चलती है तो ये धोरे यानी हमारे टिबे जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इससे बीएसएफ के जवानों को बहुत बड़ी जो है वो परेशानी आती है। इस परेशानी से बचने के लिए काजरी ने बीएसएफ का सहयोग किया और एक ऐसी घास लगा दी जिसके कारण अब जो टिबे हैं वो जल्दी से क्या नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। तो इस
स्थिरीकरण तकनीक के तहत कौन सी घास काजरी ने लगा दी, जिसके कारण अब हमारे जो धोरे हैं, हमारे जो टिब्बे हैं, इन टिब्बों का जल्दी से स्थानांतरण जो है वो नहीं होगा। इसका आपको नाम बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो मूरठ घास है। एक वो मूरठ घास क्या की गई है, अभी हाल ही में लगाई गई है। ठीक है, मूरठ घास जो है वो अभी क्या की गई है, इसमें लगाई गई है। तो ये ध्यान रखना, मूरठ क्या है, घास है। ये मूरठ घास अभी हाल ही में लगाई गई है। मूरठ घास, इस मूरठ घास को किसके द्वारा लगाया गया, और काजरी, काजरी का मुख्यालय कहां पर है, तो जोधपुर में है, ध्यान रखना, जोधपुर में। और सेवन घास तो आप लोग जानते ही हो, हमारा जो राज्य पक्षी है उसका मुख्य खाद्य जो है वो कौन सा माना जाता है, गोडावण का मुख्य खाद्य जो है वो सेवन घास मानी जाती है। गोडावण, गोडावण जो है इसका मुख्य खाद्य जो है वो क्या माना जाता है, माल मोरडी भी इसे कहते हैं। सेवन घास जो है वो इसका प्रमुख खाद्य पदार्थ रहा है। ठीक है, तो इस मूरठ घास को जरूर ध्यान रखिएगा। ये जैसे आपके सरकंडे होते हैं, उस सरकंडे के आकार की लंबी घास होती है, इसको लगाया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हेल्थ पावर हाउस कही जाने वाली चिया सीड्स पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुसंधान किसके द्वारा किया जा रहा है। चिया जो है ये चिया के बीज होते हैं, क्या होते हैं, चिया के बीज होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं मेरे दोस्तों। और इनको क्या कहा जाता है, हेल्थ का पावर हाउस कहा जाता है। हेल्थ का पावर हाउस कहते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी चीज होगी ये वाली। ठीक है, ये चिया के जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं, ये हेल्थ का पावर हाउस कहलाते हैं। हेल्थ का क्या कहलाते हैं, हेल्थ का पावर हाउस कहलाते हैं। पावर हाउस इसको कहा जाता है, हाउस कहते हैं। तो राजस्थान में जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस पर अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। और इस चिया घास की खेती भी की जा रही है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर, पश्चिमी जो राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में इसकी खेती की जा रही है। बड़े व्यापक स्तर पर पश्चिमी राजस्थान में खेती की जा रही है, जिससे यहाँ के किसानों की आय जो है, देखिए पश्चिमी राजस्थान कभी धोरों की धरती कहलाती थी, लेकिन आजकल पश्चिमी राजस्थान में अनार की खेती हो रही है। इस प्रकार के बड़े व्यापक परिवर्तन पश्चिमी राजस्थान में आजकल हो रहे हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में ये बड़ी खेती इसकी चिया के बीज की जा रही है, जिसे हेल्थ का पावर कहते हैं। लेकिन इस पर अनुसंधान करने का काम कौन कर रहा है, ये जरा बताइएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहां देखिएगा क्या है, काजरी जोधपुर है या कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है या कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर है, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर वाला या जोबनेर जयपुर वाला, या फिर काजरी के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये काम काजरी नहीं कर रही है, ये कर रही है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा इस पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर इस पर अनुसंधान भी कर रहा है और व्यापक स्तर पर इसकी खेती पश्चिमी राजस्थान में कर रही है, जिससे किसानों की आय जो है वो, किसानों की आय जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो किसानों की आय में भी सुधार हो रहा है। हेल्थ पावर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है, यह है हवासील घयानी पेलिकन और चाइना कूट प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण कौन सा अभ्यारण्य जो है वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हवासील और घयानी पेलिकन और चाइना कूट ये प्रवासी पक्षी हैं जो राजस्थान में आजकल बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जहां पर इन्होंने अपना जो है वो स्थान बना रखा है, जहां पर इनका जमावड़ा बड़ी संख्या में आया है इन दिनों को लेकर के और खूब चर्चा में ये रहे। तो तालछापर चुरू है क्या, घना भरतपुर है क्या, सरिस्का अलवर है क्या, केसरबाग धौलपुर है क्या। तो इसका सही जवाब जो है वो घना भरतपुर वाला है, ध्यान रखना है। क्या है, घना भरतपुर जो है, घाना जिसको अपन कहते हैं वो अलग है, घना भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना है। ये आपका हवासील घयानी पेलिकन नाम का एक पक्षी और एक चाइना कूट नाम के प्रवासी पक्षी हैं। ये बड़ी मात्रा में इन दिनों राजस्थान आए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस पर जमा है, घना भरतपुर वाला जो अभ्यारण्य है वहां पर इनका जमावड़ा है। चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निर्यात करने वाले जिलों में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है। राजस्थान से होने वाली निर्यात तक जो वस्तुएं हैं वो कई हैं। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो निर्यात किया जाता है। राजस्थान से जिंक का निर्यात होता है। राजस्थान से इसके अलावा सीमेंट का भी निर्यात किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका निर्यात राजस्थान से होता है मेरे मित्रों। लेकिन आपको तो यह बताना है कि राजस्थान से होने वाली इन वस्तुओं के निर्यात के मामले में राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है, उस जिले का नाम बताना है आपको। तो राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, निर्यात उसका सबसे ज्यादा है। तो पहला जिला राजस्थान का जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है उसका नाम
आपका जयपुर है। दूसरा जिला जो है वो आपका अलवर है। सेकंड जिला जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है उस जिले का नाम क्या है? तो सेकंड आपका जो है वो मेरे मित्रों ध्यान रखना, सेकंड वाला स्थान है अलवर जिले का। तीसरा स्थान जो है वो जोधपुर जिले का निर्यात के मामले में, और चौथा स्थान जो है वो किसका है? भीलवाड़ा का है। ये अभी आए ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बताया जा रहा है, यानी आपको ध्यान रखना है मई जून 2021 तक के आंकड़े आपके सामने, मई जून 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा वो क्रमशः जिलों का सही क्रम है जहां पर निर्यात होता है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, जयपुर है, उसके बाद अलवर है, इसके बाद आपका जोधपुर है, और जोधपुर के बाद आपका क्या है? भीलवाड़ा है। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को लेकर निर्यात करने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो ये जयपुर है, अलवर है, जोधपुर है और भीलवाड़ा है। ये क्रम आपको अच्छे से क्या कर लेना है? याद रख लेना है। तो इसका सही जवाब मैंने पूछा है सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले का नाम मेरे मित्रों क्या है? वो आपका जयपुर है, जो कि राज्य की क्या है? राजधानी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, इसी से जुड़े हुआ मैंने एक अगला सवाल आपके लिए बनाया है। राजस्थान से निर्यात होने वाली विभिन्न वस्तुओं को लेकर के हमारा सवाल है। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तु एवं जिले के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तु एवं जिले के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यानी मैंने क्रम तो अभी आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा कहां से? जयपुर से वस्तु निर्यात होती है, उसके बाद अलवर से निर्यात होती है, अलवर से निर्यात होती है, उसके बाद जोधपुर से होती है, उसके बाद कहां से? भीलवाड़ा से होती है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले हैं। राजस्थान से जिलों का पूछे तो ये बताना है, और राजस्थान में सर्वाधिक वस्तु कौन सी निर्यात होती है, उन वस्तुओं के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो आपको इनमें से क्या जवाब देना है वो जरा देखिए। राजस्थान से जिंक का निर्यात किया जाता है, फर्नीचर का निर्यात किया जाता है, मोटर कार का निर्यात किया जाता है, कृषि वाहन का किया जाता है और ज्वेलरी का किया जाता है। ये 5 वो वस्तुएं हैं जिनका राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए जरा इसमें से क्या सही होगा मेरे मित्रों। राजस्थान से 5 वस्तु जिनका सर्वाधिक निर्यात होता है, उनमें जिंक है, उसमें फर्नीचर है, उसमें मोटर कार है, उसमें कृषि वाहन है, उसमें ज्वेलरी है। इसमें क्रम का भी सवाल मैं कल की क्लास में आपके सामने नए तरीके से इसको बनाकर रखूंगा, लेकिन अभी सिर्फ जिले के हिसाब से बताइए कि भाई जिंक सर्वाधिक कहां से निर्यात होता है, फर्नीचर सर्वाधिक कहां से होता है, मोटर कार सर्वाधिक कहां से निर्यात होता है, कृषि वाहन सर्वाधिक कहां से, ज्वेलरी कहां से। यानी राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो जिंक है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कृषि वाहन है और ज्वेलरी है। तो देखिए मेरे मित्रों, जिंक चित्तौड़गढ़ से निर्यात होता है सर्वाधिक, फर्नीचर जोधपुर से निर्यात होता है, मोटर कार अलवर से निर्यात होती है, ज्वेलरी जयपुर से निर्यात होती है, लेकिन कृषि वाहन जो है वो भीलवाड़ा से निर्यात नहीं होता है। कृषि वाहन जो है वो भी सर्वाधिक कहां से? अलवर से निर्यात होते हैं। यानी कृषि वाहन कह दे या कृषि उपकरण कह दे, ये सबसे ज्यादा कहां से निर्यात होते हैं? ये अलवर से निर्यात होते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो डी है। कृषि वाहन जो है वो आपके अलवर से, ध्यान रखना, मोटर कार अलवर से, फर्नीचर जोधपुर से, जिंक चित्तौड़गढ़ से और ज्वेलरी कहां से? जयपुर से निर्यात की जाती है। तो ये सारे सवाल, आज के 15 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, आज की क्लास के सारे सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं बनाया मैंने जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं हो। कुछ मैंने ऐसे भी देखे, कुछ ऐसे सवाल भी लोगों को पढ़ाए जाते हैं जिनका परीक्षा से कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन हमारी कोशिश ऐसी है कि हम जो भी बात आपके सामने रखें वो परीक्षा के सवालों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने रखें, तो आपका लाभ हो और हमें अच्छा लगे आपकी सफलता को देखकर। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मेरे मित्रों वापस आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों को लेकर, कुछ नए तथ्यों को लेकर। तब तक आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूत करते रहिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही मैं परमपिता परमेश्वर से, उस परवरदिगार से, उस अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, आप सभी को इसी प्रकार ज्ञान और समृद्धि देता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।